हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर जी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो क्लास 10 का लाइव प्रोसेसिंग चल रहा था उसका हम लोग लास्ट जो वीडियो करने वाले हैं, और वह जो है हम लोग का जो एक्सक्रीशन सिस्टम चल रहा था उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका नेफ्रॉन जो कि किडनी से रिलेटेड था, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार नेफ्रॉन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, आखिरकार जो हमारे जो ब्लड फिल्ट्रेशन कहाँ कैसे होती है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका डिटेल जानकारी इसमें आपको मिल जाएगा। तो हम लोग बेसिक जो नॉलेज है नेफ्रॉन को, उसको हम लोग अच्छी तरह से इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आते हैं वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या इस वीडियो में कवर किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहाँ मिलेगा आपको? तो किडनी में मिलेगा। ठीक है, किडनी जिसे कि हम लोग को ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछला वीडियो में। अब उसके हम लोग जो यूनिट होती है, जिसे कि हम लोग बोला जाता है कि जो हमारे शरीर की जो बेसिक यूनिट है जिसे हम लोग सेल कहते हैं, उसी प्रकार किडनी जो है, किडनी का जो यूनिट होती है स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, जिसे मूलभूत इकाई भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो नेफ्रॉन बताया गया, बेसिक जो माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, या तो किडनी का हम लोग बताए थे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेनल भी कहते हैं। तो रेनल या तो फिर किडनी का जो बेसिक यूनिट पूछेगा तो आप बता दीजिएगा क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, और ये जो नेफ्रॉन होता है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। यह कहीं न कहीं हम लोग ब्लड का फिल्टर का काम करेगी और यूरिन का फॉर्मेशन करवाएगी। अब हम लोग जो पता है कि हमारी किडनी जो होती है वो वन पेयर, दैट मीन्स दो को होती है। ठीक है, अब दो इसमें से ईच किडनी है, बोला गया है कि 1 मिलियन, मतलब कम से कम 1 मिलियन जो नेफ्रॉन जो होती है वह एक किडनी में होती है। समझ सकते हैं कि कितनी बारीकी है, कितनी छोटी जो यूनिट है। मतलब अगर एक पेयर किडनी है तो उसमें से एक अगर बात करते हैं उसमें 1 मिलियन, मतलब मिलियनों 10 लाख जो है आपका नेफ्रॉन आपको देखने को मिलेगा एक किडनी में। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है ये बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलस जो होती है और विथ क्वाइल एंड लूप। इसका जो आपका बनेगा, आपका नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होगा वह पूरा सा ट्यूब जैसा, नलिकाओं से, छोटी छोटी नलिकाओं से मिलकर बना होगा, और वह कहीं न कहीं क्वाइल जैसा, आपको इस टाइप का क्वाइल गुच्छा जैसा आपको देखने को मिलेगा, और कहीं न कहीं ये लूप बनाएगा, एक प्रकार का फंदा जैसा या फासा जैसा बनता है, या तो कुंडली जैसा वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या होता है। तो नेफ्रॉन के जो पार्ट्स, दो 3 टाइप का, जो 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसका एक एक करके नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। जिससे पहला आपका हो गया, एक नाम है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, पहला नाम है ग्लोमेरुलस, दूसरा है वोमेन्स कैप्सूल्स, और तीसरा है रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है, ये 3 पार्ट्स जो है आपको नेफ्रॉन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं आखिरकार ग्लोमेरुलस क्या है। कि जो एक क्लस्टर ऑफ द कैपिलरीज विच फॉर्म द एक ए नॉट। ठीक है, ये जो होता है ग्लोमेरुलस, आपको अभी इसके बाद का जो स्लाइड होगा उसमें आपको पिक्चर के साथ बताया जाएगा, लेकिन आप पहले समझ लेते हैं कि एक एक करके है क्या। तो ग्लोमेरुलस आपका एक क्या होगा? क्लस्टर है, मतलब गुच्छा टाइप का है। किसका? कैपिलरीज का। छोटे छोटे जो नसें होती है, बारीकी जो पतली सी नसें होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, तो उसका गुच्छा देखने को मिलेगा, कहीं न कहीं वह एक प्रकार का गांठ का निर्माण करती है, नॉट का निर्माण करती है। ठीक है, ग्लोमेरुलस का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? फिल्ट्रेशन ब्लड, मतलब ब्लड का फिल्टर करना, और फॉर्मेशन फॉर्म करता है प्राइमरी यूरिन। ठीक है, पूरी तरह से यूरिन तैयार होकर नहीं हुआ है, यहाँ से प्राइमरी यूरिन जो प्राथमिक रूप से फर्स्ट में आपको यूरिन बनेगा, और इनिशियली जो होता है वो फिल्ट्रेट यहीं से स्टार्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो प्राइमरी यूरिन का फॉर्मेशन आपको कहाँ से होगा? ग्लोमेरुलस से। अगला जो होता है वो वोमेन्स कैप्सूल, नाम याद रखिएगा। वोमेन्स कैप्सूल में आपको इसका जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? कैप, जो कप जो होता है, कप शेप का आपका देखने को मिलेगा, और इन अराउंड जो होता है वह ग्लोमेरुलस, जिससे कि ग्लोमेरुलस जहाँ से इंड होती है वह उसके आसपास के अराउंड में आपको कप शेप का जो आपको देखने को मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं वोमेन्स कैप्सूल। और वोमेन्स कैप्सूल का क्या फंक्शन है? तो इसका फंक्शन है कहीं ना कहीं कलेक्ट करेगा प्राइमरी यूरिन। जो आपका ग्लोमेरुलस में जो प्राइमरी यूरिन बना हुआ उसको कलेक्ट करने का काम, उसको इकट्ठा करने का काम कौन करता है? वोमेन्स कैप्सूल। तीसरा है आपका क्या? रेनल ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स विद द क्वाइल्ड एंड लूप्ड रीजन्स। और ये जो रेनल ट्यूब्यूल्स होता है वह पूरा का पूरा एक लंबा सा ट्यूब होता है, नली जैसा होती है, और ये क्या करता है? क्वाइल एंड लूप्ड रीजन, और जो पूरी तरह से वही है, क्योंकि एक क्वाइल जैसे आपस में ये लपेट क्वाइल जैसा फॉर्मेशन बनवाती है, या लूप्ड जैसा पासा जैसे वह
जाली जैसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रीजन्स। इसका फंक्शन क्या है कि प्रोसेस द प्राइमरी एंड फॉर्म द फाइनल यूरिन। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो फंक्शन है आपका रेनल ट्यूब्यूल का, वह कहीं ना कहीं जो प्राइमरी यूरिन बना हुआ है उसको और ज़्यादा फॉर्मेशन करके कहीं ना कहीं वो फाइनली जो यूरिन बनता है हमारे बॉडी में उसका फंक्शन काम करेगा कौन? रेनल ट्यूब। ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब हम लोग कंबाइंड के रूप में बोला जाता है कि जो ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल को अगर कंबाइंड रूप में एक साथ बोला जाए तो इसे कहते हैं मालपिगियन बॉडी। ठीक है, इसे कहते हैं मालपिगियंस बॉडी। दोनों को मिला देंगे तो ये पूछता है अक्सर कि दोनों को ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल को एक साथ अगर मिल जाए या दोनों को एक स्ट्रक्चर में देखा जाए तो उसको ओवरऑल हम लोग कहते हैं मालपिगियन बॉडी। ठीक है, और फाइनल यूरिन जो पासेस आउट ऑफ किडनी इनटू द यूरेटर, जब पूरी तरह से हमारा जो यूरिन बन के तैयार हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो पासेस किडनी बन के तैयार होने के बाद वो कहीं ना कहीं कहाँ पास कर देता है उसको? यूरेटर में, जो कि पिछला वीडियो में हम लोग बता चुके थे कि यूरेटर जो यूरेथ्रा इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे आते हैं, हम लोग समझते हैं। अब इसके द्वारा जो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कहाँ जो है लोकेशन है, इसको देखिए। सबसे पहले ये जो हम लोग का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और उसमें कौन कौन सा पार्ट्स है, दोनों का आगे हैंडमेड भी दिखा देंगे और आपको यहाँ से भी दिखाएंगे। कुछ नए वर्ड आएंगे, आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो क्लस्टर टाइप का स्ट्रक्चर, इसका नाम है आपका क्या है? ग्लोमेरुलस। और ये जो कर्व टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला नीचे वाला, ये वाला पोर्शन वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं आपका? ये जो हम लोग वोमेन्स कैप्सूल है। तो बोले थे कफ शेप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वोमेन्स कैप्सूल। और उसके ऊपर में जो कैपिलरीज का जो गुच्छा होता है, नॉट्स जैसा बनता है बहुत सारे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका ग्लोमेरुलस। तो ये हो गया। अब यहाँ से जो ब्लड, हमारे बॉडी से जो ब्लड आती है वह कहीं ना कहीं आपका रेनल आर्टरी के द्वारा, देखिए ये जो रेनल आर्टरी के द्वारा हमारे ब्लड आती है और कहीं ना कहीं ये कहाँ आती है? आपका ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस के बाद ये फिल्ट्रेशन करती है और फिल्ट्रेशन होने के बाद ब्लड जो है वो पूरा बॉडी के अलग अलग पार्ट में वो आपका वेन से आर्टरी के द्वारा वह चला जाता है। ठीक है, जबकि जो यूरिन का फॉर्मेशन कहीं न कहीं ये नेफ्रॉन से होते हुए वे प्रोसेसिंग के द्वारा गुजरना पड़ता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग। तो यहाँ से आपको पूछेगा कि आता है कहाँ से? तो आपका रेनल आर्टरी से आएगी। उसके बाद यहाँ से जो फंक्शन होगा कहाँ पर? आपका ग्लोमेरुलस में। तो ये हो गया। इसके बाद हम एक एक करके सब फंक्शन को हम लोग जान लेते हैं, फिर आपको बैक में हम फिर से इसको डिस्क्राइब कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके स्टेप समझते हैं कि क्या क्या स्टेप है। तो स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। कि पहले फिल्ट्रेशन होने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें फिल्ट्रेशन ऑफ किसका होगा? ब्लड का अंडर हाई प्रेशर टू द प्राइमरी यूरिन। अब सबसे पहले हम लोग जो ग्लोमेरुलस आपको दिखाएं तो ग्लोमेरुलस में अचानक जो होती है पूरा जो प्रेशर के साथ जो ब्लड आती है ग्लोमेरुलस में वहाँ टकराती है। ठीक है, जो कि वोमेन्स कैप्सूल के अंदर रहता है ग्लोमेरुलस। और उसमें जो पहली बार जो फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है वहाँ हाई प्रेशर रहेगा और वहाँ जो यूरिन बनती है वो कैसा बनती है? प्राइमरी यूरिन, प्राथमिक जो यूरिन बनता है। और कहीं न कहीं एक दिन में आपको 180 लीटर पर डे, मतलब हम प्राइमरी यूरिन, नॉट कि हम लोग पूरा यूरिन की बात करें, जो प्राइमरी यूरिन बनती है 180 लीटर एक दिन में बनता है। ठीक है, और ये जो होता है कहाँ पर होता है? नेफ्रॉन के जो भाग था ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल में होती है। उसके बाद आते हैं दूसरा जो है वह सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन। दूसरा फंक्शन है ये आपका कि कहीं न कहीं जो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फिल्ट्रेशन के कारण जो है वो पासेस हो जाती है ना। अचानक कोई प्रेशर के साथ आया, ब्लड हमारे कैपिलरीज जो होता है, कैपिलरीज गुच्छा जो हमारा ग्लोमेरुलस में था और वोमेन्स कैप्सूल में जैसे ब्लड प्रेस करता है तो वहाँ पर हाई प्रेशर होने के कारण कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि आपका पास कर जाता है, आगे की ओर निकल जाती है। तो उसके लिए क्या होता है? एक अलग सा होता है जो सिलेक्टिवली रीऑब्जर्वेशन, फिर उसको आगे जाके रीऑब्जर्व किया जाता है। तो जैसे कुछ एमिनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, साल्ट हो गया या वाटर हो गया, इसको फिर से क्या किया जाता है? रीऑब्जर्वेशन किया जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। और वो सब्सटेंस अगर यूरिन के रूप में बाहर निकल जाए, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एनर्जिकल या तो जो आपका इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है उसमें कमियां देखने को मिलेगी। तो उसका कहीं ना कहीं फिर से क्या किया जाता है? रीऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो वही लिखा गया, इसको रीऑब्जर्वेशन बैक इन द सराउंडिंग्स ब्लड, फिर ब्लड में उसको शामिल किया जाता है किसके द्वारा? डिफ्यूजन के। जैसे कि यहाँ पर
99% जो है सब्सटेंसेस जो होती है वो इतना अच्छा प्रोसेसिंग है वहाँ पर कि 99% जो सब्सटेंसेस है फिर से उसको क्या किया लिया जाता है, रीऑब्जर्व। कहीं न कहीं इतना प्रोसेसिंग में एक भी थोड़ा सा सब्सटेंसेस हमारे यूरिन के द्वारा बाहर नहीं निकलता है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला जो होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसमें क्या होता है, एक रेनल ट्यूब्यूल्स होता है, ये एक्सट्रैक्ट एडिशनल्स एंड वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म करता है फाइनल यूरिन। अब एक लास्ट में जो आपको मिलेगा आपका क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन। सिक्रेशन मतलब कहीं कहीं वह ट्यूबुलर सिक्रेशन करेगा, कहीं का उत्सर्जन कर देगी। ये रेनल ट्यूबुल्स होता है, ये एक्सट्रैक्ट करती है किसको, तो एडिशनल एन वेस्टेज, जो नाइट्रोजन वेस्टेज है उसको और ज़्यादा बाहर निकालने का काम, एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है। ठीक है, कहाँ से, ब्लड से। और फॉर्म लो जो पूरी तरह से ब्लड में जो सब्सटेंसेस है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस था, वह एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है वह फाइनल यूरिन बनाने का काम करती है। और जो हम बताए थे कि जो प्राइमरी यूरिन था 180 लीटर पर डे है, लेकिन हमको जो यूरिन बन के तैयार हुआ है प्योर फॉर्म में जो यूरिन है वह 1 से 2 लीटर पर डे बनती है। ठीक है, ये तो स्टेप था यूरिन फॉर्मेशन का। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग डायग्राम में थोड़ा सा हम लोग फिर से बात कर लेते हैं कि देखिए यहाँ से अगर ये सब बात करते हैं इसमें हैंडमेड वाला में, तो ये देखिए आपका आर्टरी है और यहाँ से जो ब्लड जो होती है वह प्रवेश करती है, कहाँ पर आती है हमारा, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका बोमेन्स कैप्सूल है, इसमें ग्लोमेरुलस का गुच्छा है। जैसे ये आएगा, ठीक है, तो कुछ ब्लड जो आती है वह सीधे यहाँ से आके फिल्टर होके प्योर ब्लड कहीं न कहीं कैपिलरीज होते हुए ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वो डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बात हमको यूरिन फॉर्मेशन का बात करते हैं, तो यूरिन फॉर्मेशन कर लेके जैसे ये आती है यहाँ प्रेशर के साथ इस बोमेन कैप्सूल में आपको टकराती है, तो कुछ कुछ सब्सटेंसेस जो है वह कहाँ आ जाती है, ये आपका रेनल ट्यूबल में पहुँच जाता है। यहाँ पर देखिएगा कि रेनल ट्यूबल में प्रवेश हो जाती है। तो रेनल ट्यूबल में प्रवेश होती है तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो जाता है। तो रेनल इसमें मौजूद होने के कारण वो तो हो सकता है कि यूरिन के रूप में बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारे कैपिलरीज इसके चारों ओर आपका लूप टाइप का बना होता है, जो कि क्या करता है, इसको फिर से उस न्यूट्रिएंट्स को जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह जो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, उसको फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और फाइनली जो होता है ये आपका जो होने के बाद यहाँ से देखिएगा ये फिर से एक डक्ट टाइप का इसको दिख रहा होगा, जो कि फिर से ये पूरा का पूरा प्योर यूरिन बन के तैयार हो जाती है। और प्योर यूरिन फिर से हमारा वही यूरेटर और यूरेथ्रा होते हुए फिर वह बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ये हो यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक डक्ट है, एक नेफ्रॉन में स्ट्रक्चर है, तो ये इसमें आपको मिलियनों मिलियन नेफ्रॉन रहेगा और ये काम जो है फिल्ट्रेशन का काम करते रहती है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे जानते हैं कि अगर आर्टिफिशियल किडनी है, कोई ज़रूरी नहीं कि किडनी जो होता है हमारा स्वस्थ होता है, कुछ कुछ ऐसे कारण होता है कि जिसके कारण हमारा किडनी फेल हो जाता है, फेलियर हो जाता है, तो आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल किडनी जो होती है, मानव निर्मित जो होती है, वो आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक प्रकार का यंत्र होता है। इसमें क्या किया जाता है कि फिल्टर ब्लड बाय डायलिसिसिंग जो होता है, जब हमारी किडनी खराब हो जाती है तो किडनी को में जो फिल्ट्रेशन होता है एक मशीन के द्वारा हमारा बॉडी को फिल्टर किया जाता है। इस टाइप का देखा होगा कि डायग्राम इस टाइप का लगा दिया गया है। इसमें क्या होता है कि एक मशीन इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ये मशीन ये क्या करेगा, हमारे बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये डायलिसिसिंग मशीन है। इसमें क्या करेगा, हमारे बॉडी के जो ब्लड है उसमें जो एन वेस्टेज होते हैं, नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं, या जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसको कर लेगा और ब्लड को कहीं ना कहीं प्योर कर देगा, ये आर्टिफिशियल मशीन के द्वारा। क्योंकि हम इस जो पर्सन जो लेटा हुआ है कहीं ना कहीं इसका किडनी पूरी तरह से डैमेज है, मतलब खराब है। तो यहाँ बोल रहा है फिल्ट्रेशन ब्लड बाय किसके द्वारा, डायलिसिसिंग फ्लूइड के द्वारा या डायलिसिसिंग ये मशीन के द्वारा। ओनली रिमूवल वेस्ट, जैसे कि ये जो आर्टिफिशियल जो होता है ये क्या कर सकता है, ओनली रिमूवल वेस्ट, जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उसी को रिमूवल करवाता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ करवा देगा, नहीं। लाइक यूरिया और यूरिक एसिड, ये यूरिया और यूरिक एसिड को कहीं ना कहीं बाहर निकालने का काम करता है बाय डिफ्यूजन। और नो रीअब्जॉर्प्शन, अब मान लीजिए हम लोग ओरिजिनल किडनी है और उसमें नेफ्रॉन है उसका, और ये आर्टिफिशियल वाला में थोड़ा डिफरेंट होता है कि उसमें जो हम लोग रीऑब्जर्वेशन हो जाते थे, लेकिन इसमें किसी प्रकार का नो रीऑब्जर्वेशन,
अगर नाइट्रोजन कुछ ऐसे हमारा सब्सटेंस जो बाहर निकल रहा है तो वो निकल जाएगा, दैट मीन्स वो रीऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है, मतलब इसमें जो प्रेशर रहती है हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं हाई ज़्यादा लो, सो प्रेशर कभी ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल किडनी होती है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक ही जैसा रहता है, एकदम सेम टाइप का रहता है। और इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जो जो डायलिसिस, ठीक है। तो हेमोडायलिसिस में क्या होगा कि जो हेमो मतलब ब्लड का डायलिसिस करवाएगा, दैट मीन्स ये हेमोडायलिसिस हो गया, ठीक है। ये पूछता है कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो डायलिसिस क्या किडनी के रूप में यूज़ किया जाता है, दैट मीन्स किडनी जब खराब होती है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, तो याद रखिएगा डायलिसिसिंग मशीन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखो कि यहाँ पर जब होता है किडनी फेलियर, जब हमारा किडनी फेल हो जाता है तो उसका देखते हैं। तो किडनी फेलियर जो होता है रेनल डिजीज, कौन कौन सा डिजीज होने की क्या क्या संभावनाएं है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि द मेडिकल कंडीशन इन विच वन और बोथ किडनीज फेल्स फिल्टर ब्लड जो एफिशिएंटली और प्रोड्यूस लेस यूरिन। अगर हमको बात करते हैं मेडिकल कंडीशन के अनुसार बात किया जाए तो कभी कभी क्या होता है कि एक किडनी खराब हो गया, या कभी कभी ऐसा स्थिति हो जाती है कि दोनों किडनी खराब हो जाता है। तो जब दोनों या एक किडनी खराब होता है तो फिल्टर जो ब्लड हो उसका एफिशिएंसी कहीं ना कहीं घट जाता है, दैट मीन्स प्रोड्यूस लेस यूरिन, फिल्ट्रेशन कम होगा, यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, कमी हो जाएगी किसमें, यूरिन कम में, ठीक है। तो इसके कारण क्या क्या हो सकता है, क्या कारण होता है कि किडनी का फेलियर होने का। पहला कारण ये बताया गया, कहीं न कहीं यूरिनरी ट्रैक में जो हमारा जो यूरिनरी बन रहा था, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा था, कहीं न कहीं वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। शॉर्ट में पूछते हैं UTI, फुल फॉर्म भी आता है कभी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UTI, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। क्या है कि ट्रैक में तो जो रास्ता होती है बनने का, यूरिन बनने का, वहाँ कहीं न कहीं इन्फेक्शन हो जाती है। दूसरा क्या हो गया कि फिजिकल इंजरी, हो सकता है कि कहीं चोट लग गया, एक्सीडेंटल केस में अगर वहाँ फिजिकली इंजरी हो गया तो वहाँ से भी किडनी फेल होने की संभावनाएं होती है। तीसरा क्या है, केमिकल इंजरी, जिससे कि बहुत सारा ड्रग्स वगैरह का यूज़ करते हैं या कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, जहरीले सब्सटेंस अगर हम लोग ले रहे हैं, ज़्यादा मेडिसिन के अक्सर जो किडनी फेलियर का आजकल जो पेशेंट मिल रहे हैं, वो अक्सर पेशेंट जो मिलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दवा का यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ में दवा, हर चीज़ में, जैसे कि खासकर जो पेन जो होता है ना, पेन जो होती दर्द वाला जो दवाएँ खाते हैं उसमें किडनी फेलियर होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वैसे इसलिए केमिकल्स इंजरी जो होता है, या तो आप ज़्यादा मात्रा में दवा का यूज़ कर रहे हैं, इससे भी आपको किडनी फेल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर हाई है तो इसके कारण भी किडनी आपकी फेल हो सकती है। और पांचवा जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस ब्लड फ्लो ड्यू टू द ट्यूमर। अब मान लो कि हम लोग के जो नसें हैं जिसमें जो हमारी खून का जो होता है या ब्लड जो इसमें फ्लो होती है, अगर उसमें उसके रास्ते में थोड़ा ट्यूमर हो गया, गांठें जैसी हो गई है, इसमें फ्लो क्या होता है, स्लो हो जाती है। तो स्लो हो जाती है तो उसमें भी अच्छी तरह से ब्लड हमारी किडनी तक नहीं पहुंचता है, नेफ्रॉन तक नहीं पहुंचता है, तो फिल्ट्रेशन भी ठीक से नहीं होती है। तो इसके कारण भी आपका किडनी क्या होती है, फेल हो जाती है, ठीक है। इफेक्ट क्या क्या करेगा, तो इफेक्ट जो होता है किडनी अगर फेल हो रहा है तो सबसे पहले एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिन्स और वेस्टेज इन बॉडी। तो अगर हमारे बॉडी में अगर ठीक से नहीं फिल्ट्रेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं पूरा जमा होने लगा, कौन कौन सब्सटेंसेस जो जहरीले सब्सटेंस या वेस्टेज जो मटेरियल है वो हमारे बॉडी में जमा होगा, और दैट मीन्स हम लोग अब अनहेल्दी हो जाएंगे, ठीक से हमारा प्रॉपर बॉडी काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगला दिया है ऑयडम ऑफ द, जैसे कि ऑयडेमा को कहते हैं हम लोग स्वेलिंग्स ऑफ द हैंड, लेग्स एंड फेसेस। देखो कि जिसका किडनी फेल होने लगा कहीं ना कहीं उसका चेहरा बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लगा, फूलने लगा, हाथ पैर फूलने लगे हैं, फेस भी एकदम लगेगा एकदम पूरा तरह से बड़ा हो गया। तो इस टाइप का लक्षण अगर दिख रहा है तो समझो में कहीं ना कहीं आपकी किडनी में प्रॉब्लम आ रही है। किसी हो सकता है कि ज़्यादा इफेक्ट हो गया तो डेथ ड्यू टू द ऑर्गन्स फेलियर। अगर मान लो कि हमारे को बहुत सारे ऑर्गन्स फेल हो गए, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, कोई फंक्शन ठीक प्रॉपर वे से नहीं होता, स्टेजेस होती है अलग अलग स्टेजेस, ठीक है। जब उसका डिजीज वाला बीमारी वाला कोई टॉपिक बात करेंगे तो उसमें बहुत डिटेल से बता देंगे, अभी उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। हो सकता है ज़्यादा आपकी किडनी फेलियर हो गई है, स्टेजेस को बहुत हाई लेवल पर स्टेज में पहुंच गए हैं, तो आपकी मौत भी हो सकती है, डेथ भी हो सकता है किसी भी पेशेंट का, ठीक है। तो ये हमको यहाँ से हम लोग किडनी फेलियर का काउजेज जानेंगे, क्या क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम लोग का चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशंस इन प्लांट।
ये जो रहे नहीं कि सिर्फ जो ह्यूमन है वही एक्सक्रीशन करेगा, हम ही लोग जो है वही, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं प्लांट जो है वो भी कहीं न कहीं एक्सक्रीशन करता है, वो भी पसीना निकालता है, वो भी अपना ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है। लेकिन हम लोग का जो अलग मेथड है वो उसका थोड़ा सा अलग मेथड है। थोड़ा सा जानकारी लेते हैं हम लोग किसका, प्लांट में, ठीक है। तो प्लांट डू नॉट पोसेस द स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम। जिस तरह हम लोग का अलग से एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ, एक तंत्र बना हुआ, हर का ऑर्गन्स अलग अलग है, इस टाइप का ऑर्गन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा किसमें, प्लांट में, ठीक है। ये भी एलिमिनेट करता है वेस्ट स्टोर देन द परमानेंटली इन द देयर बॉडीज, जैसे पार्ट जैसे कि रूट हो गया, स्टीम हो गया, और लीफ ऑफ फ्रूट और सीड। तो यहाँ बात करते हैं कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता तो पर भी यहाँ पर देखेंगे कि ये एलिमिनेट करता है, कहीं ना कहीं ये आपको बाहर निकालने का काम करती है वेस्टेज को, ठीक है। या तो फिर वो स्टोर करती है देम परमानेंटली इन, कहाँ पर, जो कि परमानेंटली स्टोर करके रखती है कहाँ पर, चाहे वह रूट में हो, चाहे वह स्टीम में हो, चाहे वह लीफ, फ्रूट या सीड्स के रूप में कहीं न कहीं स्टोर करती है। फिर बाद जो होता है प्रोसेसिंग के द्वारा वो एक्सडेट कर देते हैं, मतलब अपने बॉडी से बाहर कर देती है। कभी पत्ता गिरा के करती है, तो कहीं जो आपका गम वगैरह अभी पढ़ेंगे, रेसिन वगैरह का यूज़ करके वह अपना जो है वेस्टेज को बाहर निकालने का काम करती है। वेस्ट प्रोडक्शन में हम लोग आते हैं, क्या क्या होता है। प्लांट का सबसे वेस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, H2O और O2। लगता है कि O2 जो हमारे लिए भले वरदान साबित है, हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जीवित रहने के लिए, लाइव होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं प्लांट के लिए वो एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल, क्योंकि वो कहीं न कहीं उसको हम लोग वह क्या कर देती है, एलिमिनेट कर देती है, छोड़ देती है। तो और वाटर भी कौन सा, तो फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेसिंग के द्वारा H2O और O2 बाहर निकलता है। साथ में देखिए CO2 रिलीज मेनली इन ड्यूरिंग द नाइट, CO2 भी निकालती है लेकिन कब, नाइट को, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन और वाटर निकलेगा, लेकिन रात को भी कहीं न कहीं आपका CO2 बाहर निकल रहा है, कहीं न कहीं एक्सक्रीशन कर रही है कौन, प्लांट, ठीक है। रिलीज मेनली इन द वाई, ये जो होता है प्रोसेसिंग कहाँ होता है, लीफ में होता है, पत्ता में होता है। पत्ता के किस भाग में, अस्टोमाटा, जो यहाँ पर जो छिद्र रहती है, अस्टोमाटा के बारे में आपको जानकारी बता दी है, ठीक है। इसमें सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेसिंग होगा, लॉस ऑफ किसका होता है, H2O ट्रांसमिशन, मतलब वाटर का वाष्प के रूप में या इवापोरेशन होकर ट्रांसमिशन होकर क्या होती है, जो वाटर लॉस होती है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्शन हो गया। इसका और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अदर वेस्टेज होते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, कि सबसे पहले स्टोर इन डेड टिश्यूज और लीफ एंड आर द लॉस्ट बाय द विल्टिंग्स एंड फॉल आउट। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी जो है पत्ता है, वह सबसे पहले जब डेड होने लगता है, उसका जो टिश्यू होती है डेड होती जाती है, वो सूखने लगता है। सूखने लगने का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्लांट का जो पत्ता है वह तभी फॉल करेगा, तभी वह डेड होगा, जब उसके पत्ते के अंदर जो सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होगा, वो डेड ऑर्गन्स है, या तो फिर उसमें जो सब्सटेंसेस होती है जो धीरे धीरे वो फिलअप होने लगता है, फुल हो जाता है, अब उसके पास स्टोर करने की कोई स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो वह धीरे धीरे डेड होने लगती है। तो डेड होने लगती है, उसके बाद पत्ता क्या होता है, फॉल कर जाता है, कहीं न कहीं गिर जाता है, ठीक है। इसके बाद कन्वर्टेड इन द गम, हो सकता है कि गम के रूप में चिपचिपा सब्सटेंसेस देखने को मिलेगा, रेसिन, ठीक है, ये सब जो है आपका देखने को मिलेगा। तो जो हम लोग यहाँ पर है कन्वर्टेड इन क्या होगा, गम, रेसिन, लैटेक्स, और आपका स्टोर इन द ऑल जाइलम्स, जैसे वुड के रूप में। और जब एक्सक्रीशन करता है प्लांट, तो यहाँ पर आपको गम, जैसे कि चिपचिपा सब्सटेंसेस निकल जाता है, देखिएगा कि कोई भी जो है प्लांट का, उसको अगर हम लोग काटेंगे तो काटते तो थोड़ा गम टाइप का निकलता है, चिपचिपा सब्सटेंसेस निकलता है। उसी तरह रेसिन भी होता है, और लैटेक्स, जो कि आपका रबर वगैरह बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए लैटेक्स वगैरह जो होता है, वो ये भी आपको कहाँ से कहीं न कहीं ये प्लांट का क्या है, एक्सक्रीशन है, कहीं न कहीं वो अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल है प्लांट का, ठीक है। और स्टोर इन द कहाँ पर, जाइलम, जैसे कि जाइलम जो होता है, जैसे कि हम लोग वुड जो होता है, लकड़ी वाला पोर्शन में आपको ये सब देखने को मिलेगा। सम आर द रिलीज इन द सॉइल्स बाय रूट, कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रूट के द्वारा क्या करता है, उसका एक्सक्रीशन करता है, कहीं न कहीं वह अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये हम लोग का पूरा एक्सक्रीशन किस में था, इन प्लांट में। प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे कैसे होती है, मैंने जो हम लोग का टॉपिक था इसी पर जो है H2O और O2 जो है वह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसिंग से स्टोमाटा के द्वारा वो कहीं न कहीं एक्सक्रीशन करता है। ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये एक्सक्रीशन कैसे हो सकती है, कहीं न कहीं ये बाहर निकल रहा है। तो जैसे हम लोग के शरीर से पसीना निकलता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बदबूदार होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं करती, लेकिन
ये प्लांट जो है अगर वह एक्सक्रीशन कर रही है, वह चाहे O2 हो चाहे आपका H2O हो, हम लोग के लिए क्या एक अच्छे माना जाता है, बहुत बढ़िया माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा एक्सक्रीशन। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आप लोगों के बीच में, उसमें एक नया चैप्टर के बारे में बताएंगे, नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग का जो लाइव प्रोसेसिंग था पूरी तरह से खत्म हो गया है। ठीक है, अब नए टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से बात करेंगे। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।